हेलो नेक्स्ट टीचर्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टीचर्स पर। इससे पहले हमने वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा में 2 क्लासेस कर चुके हैं, 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। उन्हें आप लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा कैसी रही। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ था? अंग्रेजों का भारत में आगमन सन 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए तो उसके बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा पर भी कुछ वर्क किया। और क्या? सबसे पहले चार्ल्स ग्रांट के बारे में जानते हैं। अज्ञानता का विनाश करने का एकमात्र उपाय ज्ञान का प्रसार करना है, यह चार्ल्स ग्रांट का कथन था। हिंदू तो इसलिए त्रुटि करते हैं क्योंकि वे अविवेकी हैं तथा इन्हें इन त्रुटियों का आभास नहीं कराता है, क्योंकि वे अविवेकी हैं और कोई भी उन्हें उनकी त्रुटियों का एहसास नहीं कराता है। केवल हमारी शिक्षा एवं संस्कृति के द्वारा ही इन त्रुटियों को समझ पाने के योग्यतर कर सकते हैं। यानी कि अगर हिंदुओं को, भारतवासियों को शिक्षा दी जा सकती है तो उन्हें इस बात का आभास होगा कि वह कितनी गलतियां करते हैं। यह कथन किसका है? चार्ल्स ग्रांट का। तो भारत में अगर शिक्षा के विदेशी पौधे को रोपने का कार्य किसी ने किया है, विदेशी शिक्षा का पौधा किसी ने रोपने का कार्य किया है, तो वह चार्ल्स ग्रांट है। वैसे तो आधुनिक शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, लेकिन चार्ल्स ग्रांट भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? चार्ल्स ग्रांट। आपके बीटीसी में 2 क्वेश्चंस बनते हैं टीचर्स। एक, आधुनिक भारत में शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो वह मैकाले को कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो वह लॉर्ड मैकाले था। अब अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए क्या क्या किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले सन 1780 में, यानी कि भारत में आगमन के 180 वर्ष के बाद, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में क्या? एक मदरसा की स्थापना की। उसके बाद 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और इसके बाद सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब ये सारी क्या थी? ईसाई मशीनरीज थी। क्या थी? ईसाई मिशनरीज थी। इनके स्कूलों की क्या विशेषता थी? ये सारे जो भी स्कूल कॉलेज ये स्थापित किए गए थे, ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में, इन स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा पर क्या बल दिया गया? और रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। और रविवार का अवकाश कहाँ से आया था? यहीं से आया था। ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही रविवार को स्कूल बंद किया जाता है, रविवार को छुट्टी का सिलसिला शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि यह रविवार को ईसाई लोग चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं अपने गॉड के लिए। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। यानी कि प्राथमिक स्कूलों में जो शिक्षा का माध्यम थी उस समय वह कौन थी? भारतीय भाषाएं थी। बालकों को पुस्तकों तथा लेखक सामग्री क्या कराते थे? यह लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते थे। उसके बाद सन 1813 का जब आज्ञा पत्र आया भारत में, तो इस आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया। और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष, याद रखना, यह 1813 का जो आज्ञा पत्र था वह ब्रिटिश की संसद में, पार्लियामेंट में पारित किया गया था। और इसके अनुसार यह कंपनी का कर्तव्य हो गया कि भारतीयों को शिक्षा देना ही है। इसके लिए क्या किया गया? 1 लाख रुपए की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार कितनी धनराशि शिक्षा के लिए प्रदान की जाती थी या सुरक्षित कर दी गई थी? तो आप कहेंगे 1 लाख रुपए की धनराशि सुरक्षित कर दी गई थी। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया था यह धन किस प्रकार व्यय किया जाएगा। अब आज्ञा पत्र में यह नहीं कहा गया था यह अंग्रेजी शिक्षा के लिए है या भारतीयों की शिक्षा के लिए है या हिंदुओं की शिक्षा के लिए है या मुसलमानों की शिक्षा के लिए है या ईसाइयों की शिक्षा के लिए, किन लोगों की शिक्षा के लिए यह व्यवस्था, इस धन की व्यवस्था की गई है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया, जिसे पाश्चात्य
विवाद के नाम से जाना जाता है। यह 1 लाख रुपए की धनराशि जब ब्रिटिश की संसद में शिक्षा के लिए आवंटित की गई तो उसी समय वहां पर स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह किस प्रकार की शिक्षा के लिए है, और इसलिए प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो गया। अब इसमें क्या था, आज्ञा पत्र में 1813 का आज्ञा पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने वाला एक अधिनियम था। इसे चार्टर अधिनियम 1813 नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और इस अधिनियम के जरिए भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा गया। कंपनी का जो शासन था उसको इस अधिनियम 1813 के अधिनियम के अनुसार जारी रखा गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? सबसे पहले कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया। इस अधिनियम ने क्या किया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया। उसके बाद कंपनी के लाभांश पर 10.5% कर दिया गया, यानी कि लाभांश कितना कर दिया गया, 10.5% कर दिया गया। और भारत की शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए 1 लाख रुपए सालाना रखे गए। किसके अनुसार? 1813 अधिनियम के अनुसार। अब 1813 के बाद एक लॉर्ड मैकाले नाम के बुद्धिजीवी हुए हैं जो 1834 ईस्वी में 1834 में कहाँ आए, भारत आए, और 2 फरवरी 1835 को 1835 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। किसको? विलियम बेंटिक को। किसको प्रस्तुत किया? विलियम बेंटिक को। और यह क्या थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य कौन था? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले भारत इसी रूप में आए थे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैकाले का प्रस्ताव था 1813 के आदेश पत्र की धारा 43 में जो वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि है यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के विकास पर खर्च किया गया। धारा 43 में जो 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया उसको किसके विकास में खर्च किया जाए? यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के विकास पर खर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि मैकाले का एक विचार था कि भारतीय साहित्य अंधविश्वास और झूठों से भरा है, यानी कि लॉर्ड मैकाले का मानना था कि भारतीय साहित्य अंधविश्वास और झूठ से भरा है। यूरोपीय साहित्य की अलमारी की एक अलमारी की किताबों के बराबर पूरा भारतीय साहित्य है। यह पूरे भारतीय एवं हिंदू साहित्य पर भारी है। कौन? एक अलमारी का साहित्य। यूरोपीय साहित्य को उन्होंने क्या कहा? भारतीय साहित्य से बहुत बेहतर बताया। पूरे सारे भारतीय साहित्य के बुक्स को अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने अपनी एक अलमारी की साहित्य के बराबर भी नहीं बताया। और लॉर्ड मैकाले ने एक सिद्धांत दिया, छिनाई का सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? लॉर्ड मैकाले ने दी थी। यह थ्योरी क्या कहती थी कि शिक्षित संपूर्ण भीड़ को शिक्षित करने की जगह पर कुछ चुने हुए लोगों को शिक्षित किया जाए। यह फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कहती थी। लॉर्ड मैकाले का मानना यह था सबसे पहले कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा दीजिए, वह चुनिंदा लोग फिर दूसरों को शिक्षा देंगे, फिर और लोग दूसरों को शिक्षा देंगे। जैसे एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी जय हो, जिसमें आप 3 लोगों की मदद करो, फिर वो 3 दूसरों की मदद करेंगे, फिर वो 3 दूसरों की मदद करेंगे। इसी तरह का यहाँ पर सिद्धांत दिया था कि कुछ लोगों को शिक्षा दो, वो कुछ लोग और लोगों को शिक्षा देंगे, फिर और लोगों को शिक्षा मिलेगी। ऐसे आगे बढ़ती जाएगी संख्या शिक्षित होने वाले को, और इसी को छिनाई का या निश्चित का सिद्धांत कहते हैं। आप लोगों को यह सारी क्लास अच्छी लग रही होगी आई होप, तो कमेंट करके बताइए आप लोगों को यह क्लास कैसी लग रही है। मैकाले के विवरण के प्रमुख पत्र के गुण क्या क्या थे? पहला गुण, उन्होंने चतुराई से प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के विषय में बहुत चतुराईपूर्ण सुझाव मैकाले ने दिया था। यह प्राच्य और पाश्चात्य विवाद यही था कि यह जितनी भी 1 लाख रुपए की धनराशि है यह किस साहित्य के लिए खर्च की जाएगी, भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के लिए या अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के लिए। इसका उसने बहुत चतुराई पूर्वक सुझाव मैकाले ने दिया इस विवाद के विषय में। दूसरा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसी मैकाले के इन्हीं सुझावों की वजह से, इस विवरण पत्र की वजह से भारत में क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। तीसरा पॉइंट, उसने धार्मिक शिक्षा पर रोक
इसके प्रयास से लगा। धार्मिक शिक्षा पर रोक किसके प्रयास से लगा? मैकाले के ही प्रयास से लगा। अब चौथा पॉइंट इसके गुण के रूप में है, अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारत में राजनीतिक जागृति, वैज्ञानिक चेतना और आर्थिक विचारधाराएं फैली। भारतवासियों ने अंग्रेजी पढ़ी, तब पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया, इससे प्रेरणा ली और संघर्ष किया। यह बात बिल्कुल सही है। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा ली, विदेशों में गए, लंदन में गए, अन्य जगहों पर शिक्षा प्राप्त की और वहाँ के लोगों की स्थिति देखी और फिर भारतीयों की स्थिति देखी, तो उनके मन में चिंतन का भाव आया, गुलामी का भाव आया। इसीलिए इस भाव को भारतीयों को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजी शिक्षा ने भी निभाई थी। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब जब इसके लाभ हैं, गुण हैं, तो कुछ दोष भी होंगे। मैकाले के विवरण पत्र के प्रमुख दोष कौन कौन से? सबसे पहला दोष तो यही है, धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या करना। दूसरा क्या है? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना एकदम बिल्कुल निराधार था, क्योंकि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ना कि कोई बाहरी भाषा। यहाँ पर जब शिक्षा का माध्यम मैकाले ने अंग्रेजी को बना दिया तो यह बिल्कुल कैसा था? एकदम निराधार था। और भारतीय साहित्य का अपमान, भारतीय साहित्य को, संपूर्ण भारतीय साहित्य को, वेद पुराणों उपनिषदों की तुलना उसने क्या कर दी? अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी की किताबों से, साहित्य से कर दी। यह तो बहुत ही गलत बात थी उस समय भी, जो मैकाले ने कही थी। और भारत में एक नए वर्ग का निर्माण आज भी आप लोग देखते हैं कि एलीट वर्ग ये और कुछ निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सारे इन जो नए वर्ग का निर्माण किया गया है, यह भारतीयों को इस पोशाक से इस पोशाक तक लाने में इसकी महत्वपूर्ण, इस विवरण पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे अंतिम पॉइंट इस बात का, संपूर्ण भारतीय साहित्य मैकाले की दृष्टि में निकृष्ट था। मैकाले ने प्राच्य साहित्य का ऐसा अपमान किया था जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। वह हमारे धर्म, दर्शन और कला से पूर्ण रूप से अपरिचित था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान ही नहीं था। तो साथियों, आप बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको यह क्लास इंपॉर्टेंट लगी है, महत्वपूर्ण लगी है और इंगेजिंग लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।